साथियों, एक बार फिर से नमस्कार। मैं आप सबका अपना शिवम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे इस अपने YouTube चैनल एडू मंत्रा नीट पे। साथियों, पिछले वीडियो के हिसाब से आप सबको पता ही होगा कि हम लोगों ने अपने नीट की पढ़ाई को जारी करते हुए कक्षा 11वीं की बायोलॉजी की पढ़ाई को जारी करते हुए मैंने सीरीज लाना शुरू किया था और उस सीरीज में मैं कक्षा 11वीं की यानी क्लास 11th का बायोलॉजी का जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, जो कि डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म के अंदर एनिमल डाइवर्सिटी के अंदर में प्रेजेंट है, उस चैप्टर की शुरुआत किया था। उस चैप्टर के अंदर मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। जिस व्यूवर्स ने इसको नहीं देखा, जिस मेरे भैया ने इसको नहीं देखा, जिस मेरे बहनों ने इसको नहीं देखा, तो मैं कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वो दोनों का। आप लोग प्लीज़ उसको देख के आने के बाद ही इस वीडियो को देखें। ये इसका लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, ठीक है। उस वीडियो को देखने के बाद ही प्लीज़ आप इसमें देखें, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अगर आप चीज़ों को अगर सिस्टमेटिक वे में देखते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं से रिलेटिविटी मिलती है और रिलेटिविटी आप रिलेट कर पाते हैं चीज़ों को, उससे चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इसके पिछले वीडियो में मैंने अर्नेस्ट मेयर तक अपनी चर्चा रोक दिया था। देखिए, अर्नेस्ट मेयर की चर्चा में एक पॉइंट हमने छोड़ा हुआ था, बाद में मुझे याद आया, लेकिन उसको मैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए छोड़ा हुआ था कि मैं इस वीडियो में ही उसको कंसीडर करूंगा। अर्नेस्ट मेयर को उनके उस अचीवमेंट के लिए प्राइज दिए गए और प्राइज भी ऐसे वैसे नहीं, उन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी दिया गया, बाल्सन प्राइज, नेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी और ह्यूजिसन प्राइज। 3 प्राइज उनको दिया गया है, जिसको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। मैं इसके नेक्स्ट वाले इसी पार्ट में इसके नेक्स्ट स्लाइड पे मैं उसको भी समझाऊंगा कि बाल्सन प्राइज कब दिया गया, उसके बाद उनको नेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी कब दिया गया, ये सारी चीजें मैं अच्छे से समझाऊंगा ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के बारे में। चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि पिछले वीडियो में मैंने आप सबको डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पढ़ाया था और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिविंग के पढ़ाने के दरमियान मैंने आपको ये बातें स्पष्ट कर दी थी कि जो फीचर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाए जाएंगे उन्हें हम डिफाइनिंग फीचर नहीं मानेंगे। अरे भाई, कैसे? आपका मान लीजिए आपके पड़ोसी में भी गुण है और आप में भी गुण है, तो आप कैसे एक दोनों आदमी आपके दोनों के हम उस गुण के बेसिस पे आप दोनों में जज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी से बोले कि हाँ फलाना नशा नहीं करता है, तो कहेगा कि उसका पड़ोसी नहीं करता है कि नहीं है? तो आपके अंदर कुछ यूनिकनेस होना चाहिए कि जो आप ही में हो, दूसरे किसी में नहीं हो। मैंने बताया था कि जो उसी में होगा लिविंग में ही होगा, दूसरे में नहीं होगा। जैसे कि आज मैं सबसे पहला लिखा हूं मेटाबॉलिज्म, इसमें बताया था मैंने ट्री बनाया था, जब टेबल बनाया था, तो टेबल में मैंने लिखा था 2 बातें लिखी थी मैंने। पहला बात मैंने लिखा था कि ट्री में कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में आपका आ जाता है ग्रोथ और क्या रिप्रोडक्शन, और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आ जाता है मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। तो उस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के पहला प्रॉपर्टी का ये पहला वीडियो है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का ये पहला वीडियो है। तो इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूं मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म क्या है मेरे भाई? तो देखिए, ऑल केमिकल्स रिएक्शंस ऑफ आवर बॉडी दैट ऑकर इन बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए साथियों, मैं शुरुआत करता हूं अब 10th से। आज आप जाइए क्लास 10th की चैप्टर बायोलॉजी की चैप्टर नंबर 4, जिसमें इवोल्यूशन के जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के बारे में बताया गया है। उसमें एक पीले रंग के लास्ट में, शायद डार्विन थ्योरी के पहले लास्ट में एक पीले रंग के बॉक्स से बना के ओरिजिन ऑफ लाइफ करके हेडिंग दिया है और उसको दिया गया है। उसने बताया है कि 1874 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जेबियस हेल्डन और ऑपरीन, 2 साइंटिस्ट जिन्होंने पहली बार लाइफ को खोजा किसके रूप में? एमिनो एसिड के रूप में। उन्होंने पहला लाइफ बनाया एमिनो एसिड के रूप में, और एमिनो एसिड के रूप में लाइफ बनाना उस समय की उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। अंडरस्टैंड? उस समय की उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इतिहास में वो दर्ज है कि पहली बार लाइफ को ऑब्जर्व करने वाले वैज्ञानिक जो बने वो जेबियस हेल्डन बने। तो सबसे पहला जेबियस हेल्डन अपने थ्योरी में लिखे हैं कि ऑल द ऑर्गेनिज्म, ये
ज़्यादातर मतलब लाइफ के केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में ही इन्होंने रिसर्च किया था। तो जेबियस हेल्डन के हिसाब से ऑल द chemicals reaction, all the reaction of our body, all the chemical reactions of our body that occur in both unicellular and multicellular। तो जेबियस हेल्डन के हिसाब से हमारा ये जो बॉडी है ये केमिकल से मिलकर बना हुआ है, और हमारे बॉडी के अंदर होने वाली सभी केमिकल रिएक्शंस, चाहे वो मल्टी सेलुलर में हो, चाहे वो यूनिसेलुलर में हो, चाहे वो एक कोशिकीय में हो, चाहे वो बहुकोशिकीय में हो, यानी बहुत सारे, यानी एक कोशिका वाले यानी एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म में हो या बहुत सारे सेल वाले ऑर्गेनिज्म में हो, लेकिन जितने भी सारे केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर में होते हैं इन सबको ही मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। साथियों, मैं बता दूं कि मेटाबॉलिज्म डायरेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग का। अगर मेटाबॉलिज्म किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर से गायब कर दिया जाए तो उसके लिविंग होने का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हमको लिविंग रखना है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग रहेगा तो सबसे पहले उसके अंदर में मेटाबॉलिज्म की क्रिया होनी चाहिए। अगर मेटाबॉलिज्म की क्रिया हो रही है तो अब मैं बताऊंगा कि कैसे कि मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है तब एक ब्रेन डेड को भी हम लोग एलाइव मानते हैं। वो दिमागी रूप से मर चुका होता है, वो कोमा में जा चुका है होता है, लेकिन फिर भी उसे हम एलाइव मानते हैं। इसका भी रीजन मैं बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। लेकिन चलिए यहाँ बिना समय गंवाए यहाँ पे आते हैं। चूंकि यह केमिकल्स रिएक्शन या केमिकल से चीज़ों को बनना या केमिकल रिएक्शंस होना, चूंकि यह नॉन लिविंग के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, और नॉन लिविंग के अंदर होता भी है तो नॉन लिविंग रिएक्शंस होता है केमिकल के रूप में, लिविंग रिएक्शन नहीं होता है, यानी जीवित क्रिया नहीं होती है और जीवित क्रिया होती है। इसीलिए इसको हम लोग डिफाइनिंग फीचर कंक्लूड करते हैं। डिफाइनिंग फीचर में मैंने बताया था आप सबको कि डिफाइनिंग फीचर उसको बोलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में हो, नॉन लिविंग में नहीं हो। यहाँ पे देखिए, नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग, सो इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। वो नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इसको डिफाइनिंग फीचर में हम लोग कंसीडर करेंगे। दूसरा, ये लिविंग के अलावा किसी और में होता भी नहीं है। चलिए आते हैं, अब आती है बहुत बड़ी बात निकल के। देखिए, बहुत पहले तो नहीं, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने स्टेराइल कपल्स के बारे में बात किया था। वैसे कपल्स जो संतान उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं उसको हम लोग स्टेराइल कपल बोलते हैं। ठीक, अच्छी बात है, स्टेराइल कपल बोलते हैं। तो स्टेराइल कपल के अंदर क्या केमिकल रिएक्शंस नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या वो अपने बेबी को नहीं पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पा सकते हैं। तो फिर क्या कैसे? तो देखिए, आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म आउटसाइड आवर बॉडी इज नॉट कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग फीचर। आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म नॉट कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग फीचर नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। अब क्या मतलब है इस सेंटेंस का? आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म क्या है? तो देखिए, वैसा केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी के वातावरण के, हमारे बॉडी के इन्वायरमेंट से बाहर हो, उसको आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एक बार और सुनिए, वैसा रिएक्शन, वैसा केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी से बाहर हो, उसको हम लोग आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म को लिविंग के प्रॉपर्टी में हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म कभी भी लिविंग का प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है। चलिए, आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ डिफाइनिंग फीचर। ये देखिए, ये ना ही लिविंग होता है और नॉन लिविंग। अब देखिए, सबसे बड़ी बात आती है कि ये आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म में होता क्या है। ये आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म, तो इस आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म के अंदर होता है टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि कैपेबल नहीं होते हैं अपने बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन करने में, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी के अंदर कैपेबल नहीं होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उनका फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इन विट्रो के द्वारा होता है या टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा होता है। यानी मान लीजिए कि कोई स्टेराइल कपल है जो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, फर्टिलाइजेशन के लिए उसके बॉडी के अंदर में फेवरेबल कंडीशन नहीं है, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम फेवरेबल नहीं है कि वो फर्टिलाइजेशन कर पाए, तो उस केस में वो क्या करेगा? वो
उस फीमेल का ओवम लिया जाएगा और मेल का स्पर्म लिया जाएगा और उसको लैब में टेक्निकली उसको फर्टिलाइज करवाया जाएगा और फिर उस फर्दर जाइगोट को इम्प्लांट किया जाएगा उस मदर के एम्ब्रियो के अंदर, और वो मदर अपने एम्ब्रियो में उस बच्चे को 9 मंथ तक संभालेगी और 9 मंथ के बाद पार्चुरेशन के बाद उसको वो बाहर निकलेगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो सीधे सीधे मेरा कहना है, सीधे सीधे मेरा यही बात कहना है कि टेस्टिव बेबी या इन विट्रो ये लिविंग रिएक्शंस है, ये जीवित क्रिया, रासायनिक क्रिया है, ये जीवित क्रिया है, यानी ये लिविंग रिएक्शंस है, बट ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग का, चूंकि यह आइसोलेटेड फॉर्म में होता है। चलिए अगला देखिए, अगला जो है, अगला मैंने जेबियस होल्डन के ही बात को कंक्लूड किया है कि ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड फ्रॉम केमिकल, यानी सारे के सारे ऑर्गेनिज्म इस धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब के सब किससे मिलकर बने हुए हैं? केमिकल से मिलकर बने हुए हैं। और इस धरती पे सबसे पहला, इस धरती पे अगर सबसे पहला केमिकल से बनने वाला, मतलब सबसे पहला केमिकल है जिससे ऑर्गेनिज्म बने हैं वो है एमिनो एसिड। इसी एमिनो एसिड का चेन जुड़ के बाद में प्रोटीन बनाता है और इसी प्रोटीन से जो है हमारा बॉडी का मतलब डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए से ही ऑर्गेनिज्म आया है, आप सबको पता होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं। अब मैं कितनी बार अपनी क्लास में चिल्ला चुका हूं, एनसीईआरटी इज द इम्पोर्टेंट, एनसीईआरटी इज द इम्पोर्टेंट। देखिए हमारे पास एनसीईआरटी एक ऐसा अस्त्र है जिसका काट कहीं नहीं है। एनसीईआरटी के पास वो कैपेबिलिटी है, एनसीईआरटी के अंदर वो प्रगाढ़ता है कि जो आपको यहां से लेके आपके जीवन के अंत, मतलब आपका जीवन का जो लक्ष्य है वहां तक आपका साथ देगा। एनसीईआरटी को भैया नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी को थॉरली पढ़ना है। तो वही एनसीईआरटी एक पॉइंट में कहता है कि भैया सिर्फ मेटाबॉलिज्म को कंसीडर मत कीजिए, है जो सेलुलर कंपोजिशन है, ये सेलुलर कंपोनेंट्स है, ये सेलुलर कंपोनेंट्स भी जो है ना ये लिविंग का ही प्रॉपर्टी है और ये लिविंग के डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। यानी जितने के जितने भी लिविंग होंगे ना वो सब के सब किससे मिलकर बने हुए? तो सेलवा से मिलकर बने हुए हैं, सेल से मिलकर बने हुए हैं। सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, तीनों है। फंक्शनल भी है, स्ट्रक्चरल भी है, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर उसी पे टिका हुआ है। फंडामेंटल तो है ही, फंक्शनल इस वे में है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन हो रही हैं सब के सब सेल ही कर रहे हैं। देख लीजिए ना, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सेल है, सर्कुलेशन के लिए कार्डियक सेल है या नर्व सेल, सॉरी सर्कुलेशन के लिए कार्डियक सेल है, मस्कुलर सेल है। अच्छा, मैसेज ट्रांसफर के लिए न्यूरॉन सेल है। अलग अलग कार्य के लिए, अलग अलग काम के लिए हमारे पास अलग अलग सेल डिजाइन है। यानी हमारा सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल हम यूनिट है। समझ में आया? तो सेलुलर कंपोजिशन जो है हमारे अंदर ही पाया जाएगा, इसीलिए सेलुलर और कंपोजिशन को भी लिविंग रिएक्शंस में, सॉरी लिविंग का प्रॉपर्टी कंसीडर किया जाता है, वो भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर किया जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन, सॉरी सेलुलर कंपोजिशन को जो है हम लोग सेलुलर कंपोजिशन को लिविंग प्रॉपर्टी और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं। अच्छा चलिए अब बात करते हैं इस मेटाबॉलिज्म के टाइप की। तो देखिए मेटाबॉलिज्म 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है केटाबॉलिज्म, दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। केटा, ये केटा हटाइए, इसको काटा पढ़िए। तूने जो काटी जो, काटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कुछ लोग कह रहे हैं केटाबॉलिज्म, काटा, क्या काटा? कुत्ता काटा, मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। सॉरी माफ करना। केटाबॉलिज्म, केटाबॉलिज्म क्या है? तो इस केटा को आप लोग काटा पढ़िए, ठीक है? काटा काटा ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। बिहार का बड़ा फेमस डायलॉग है, ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। तो इसको केटा नहीं पढ़ के आप लोग काटा पढ़िए। तो काटा माने काटा, यानी बड़ा मोलिक्यूल को ये काटेगा, यानी ये केटाबॉलिज्म नहीं पढ़ के आप लोग काटाबॉलिज्म पढ़िए। तो काटाबॉलिज्म का मतलब क्या होगा? ये को बड़ा मोलिक्यूल होगा, ये बड़ा मोलिक्यूल को काटेगा, यानी बड़ा मोलिक्यूल को तोड़ेगा। तो ये किसको तोड़ रहा है? यहाँ पे स्टार्च देखिए, किसके प्रेजेंस में? एमाइलेज के प्रेजेंट में। कहां पे? हमारे मुंह के अंदर सलाइवा के साथ मिक्स होकर जो एमाइलेज होता है उसके प्रेजेंट में। किसमें टूटेगा? ग्लूकोज और माल्टोज में। समझ में आया? ये काटा कौन सा काटा है? तूने जो काटी है वाला काटा नहीं है, ठीक है? जो काटा तारा
चलिए एनाबोलिज्म, ये एनाबोलिज्म ये काटने का काम करेगा, ये जोड़ने का काम करेगा। एनाबोलिज्म छोटे छोटे केमिकल मॉलिक्यूल्स को लेके और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा, जिससे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलके फैट बनाएगा। यहां तक सबको समझ में आया? चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे देखते। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं, अपने आगे वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसके पिछले वाले में हम फर्स्ट प्रॉपर्टी समझा दिए ग्रोथ, अब उसके बाद समझा दिए क्या आपका ग्रोथ के बाद में रिप्रोडक्शन। अच्छा इस वीडियो में अभी इसके पहले हम समझा दिए मेटाबॉलिज्म। अच्छा अब समझते हैं हम लोग कॉन्शियसनेस। देखिए ये प्रॉपर्टी लिविंग प्रॉपर्टी का सबसे लास्ट वीडियो है ये, इसके बाद से हम डायरेक्ट हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एंट्री ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। देखिए ability to sense our surrounding environment and response to external stimuli with the help of sense organ। देखिए हम बड़ा कोडेड भाषा में लिखते हैं, चूंकि आप लोग को इसको नोट्स बनाना है, और जब तक आपको नोट्स पढ़ के बातें दिमाग में न आए उसका क्या फायदा पढ़ने का। तो सबसे पहले समझिए कि कॉन्शियसनेस क्या है। अवेयरनेस इज द सेकेंड नेम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी आप अपने वातावरण के किसी चीज के खिलाफ अवेयर हो जाती हैं। अगर आपको कोई मारे उससे पहले आप छिप रही हैं तो उसको अवेयरनेस बोलते हैं। आपके सामने सांप है या आपके सामने कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिससे आपको खतरा है और उससे पहले आपका ब्रेन आपको अवेयर कर दे रहा है, तो वो अवेयरनेस है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए एक्सटर्नल स्टिमुलाई का इफेक्ट आप पे पड़ रहा है, जिससे आपको ठंड लग रहा है, आपके अंदर सिबलिंग हो रहा है, उसको बोलते हैं हम कॉन्शियसनेस, ठीक है। अच्छा अगर आपके ऊपर गर्मी पड़ रहा है, आप पसीना से अरे बड़ी गर्मी है ऐसे करने लग रहे हैं, यानी आपका जो सेल है, ब्रेन सेल है या अदर आपके बॉडी का जो मसल्स हैं वो जो है एकदम मतलब त्राही फील करने लग रहा है, तो समझ लीजिएगा कि वो कॉन्शियसनेस है। अच्छा अब दूसरा पॉइंट आता है, सर एगो बात बताइए, ह्यूमन में कॉन्शियसनेस समझ में आता है कि हमनी के ठंडा लगेगा तो हमनी सिबलाएंगे लोग। अच्छा हमनी के गर्मी लगेगा तो हम लोग कहेंगे अरे बाबा गर्मी लग रहा है, ठीक है। अच्छा बारिश होगा तो छाता लगा के जाएंगे। हमारे देहात में क्या करते हैं, बोरा उड़ के चल जाते हैं, बोरा का टोपी बना लेते हैं, अब बोरा ओढ़ के छोड़ देते हैं। हम देखते हैं बड़ी स्कूल में बच्चा जाता है सब। बारिश होगा, देखिए हमारे यूपी बिहार के बच्चों के अंदर डेडिकेशन बहुत होता है। वो तो यहाँ की सरकार निकम्मी है कि हमारे यहाँ के बच्चों को उच्च शिक्षा देना नहीं चाहती है, अच्छी शिक्षा देना नहीं चाहती है। ये सरकार निकम्मी है हमारी। अन्यथा हमारे यहाँ के बच्चों के अंदर जितनी डेडिकेशन है, हमारे यहाँ के बच्चों के अंदर जितना डेडिकेशन है, वहाँ मैं मानता हूँ कि हम पूरे भारतवर्ष में, आप पूरे कहीं भी आप चले जाइए, इतना डेडिकेशन किसी के पास नहीं होता है। बिहारी भाई डेडिकेशन में मास्टर होते हैं। तभी तो देखिए ना बहुत ऐसे पोस्ट पे हम लोग अनफेवरेबल कंडीशन के होने के बावजूद भी आज विश्व में हम लोग अपना नाम स्थापित कर चुके हैं, बिहार में, बिहार के लेवल पे। अच्छा चलिए अब समझते हैं कि क्या प्लांट भी रिस्पॉन्स टू स्टिमुली करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। अच्छा प्लांट में देखिएगा गर्मी का दिन आता है, पतवा उसका सूख जाता है, लेकिन जैसे उसको थोड़ा सा मैंने नमी मिलेगा, जैसे थोड़ा सा प्लीजेंट मौसम होगा, सुहाना मौसम होगा, मतलब सुबह सुबह होता है एकदम पत्ता खिला खिला, सुबह सुबह सारा प्लांट हरा हरा दिखेगा आपको। जैसे जैसे धूप हो जाएगा मुरझाते जाएगा, क्यों? क्योंकि हीट का रिस्पॉन्ड उस पर पड़ रहा है। अच्छा उसके बाद देखिए हीट क्या कहिए या टेम्परेचर कहिए, उसके बाद लाइट का इफेक्ट उस पर पड़ रहा है। तो प्लांट भी बहुत तरीके से भी इफेक्ट होता है। छुई मुई प्लांट का आप लोग नाम जाने होंगे, जैसे हम लोग जाके उसको छू देते हैं वो शर्मा जाता है, मतलब सिक उड़ जाता है उसका पत्ता, वो जिसको बोलते हैं हम लोग कि इसका प्लांट ये शर्मा गया। समझ में आया? तो प्लांट के अंदर भी कॉन्शियसनेस होता है। तो ये कॉन्शियसनेस क्या होता है, तो अपने आसपास के सराउंडिंग को सेंस करके उसके अनुसार अपना रिस्पॉन्ड देना, उसके अनुसार से एक्ट करना ही कॉन्शियसनेस कहलाता है। ये हम किसकी मदद से करते हैं, तो ये हम लोग सेंस ऑर्गन की मदद से करते हैं, जिसको ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। आंख, कान, नाक, जीभ, ओठ, त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हमारी हैं। आई, ईयर, नोज, लिप्स, स्किन, ये 5 जो है हमारा सेंस ऑर्गन है। तो इस सेंस ऑर्गन के थ्रू हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं और उसका हम लोग एक्सटर्नल स्टिमुलाई के द्वारा उसका रिस्पांस देते हैं। अच्छा चलिए अगला देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के पास कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक क्या है, तो देखिए
ऑर्गेनिज्म को जब हम लोग क्लासीफाई करेंगे, जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब हम आएंगे, जब ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे, तो एक लेवल है उसके सेलुलर लेवल का, सेल के लेवल का। सेल पुराना प्रकार का सेल है कि नया प्रकार का सेल है, इस आधार पे भी ऑर्गेनिज्म का डिवीजन करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसका पुराना न्यूक्लियस होगा, जिसका पुराना सेल का टाइप होगा, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। जिसका नए नवेले टाइप से होगा, नया 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 होगा, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। तो इस तरह से होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दोनों के पास कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होता है। अच्छा, बेस्ट एग्जांपल क्या है? अब देखिए, प्लांट जो है, बहुत सारा प्लांट, कुछ नहीं बहुत सारा प्लांट, जैसे आम का पेड़ देखे होंगे, आम के पेड़ में मंजर कब लगता है? बसंत ऋतु में, स्प्रिंग में नहीं, ठंडी के बाद, हाँ बसंत बोल सकते हो, बसंत ऋतु में लगते हैं। उसके पेड़ पे जो क्या बोलते हैं उसको, मंजर जो है वो बसंत ऋतु में लगते हैं। गर्मी में काहे नहीं लगता है, ठंडी में काहे नहीं लगता है? क्योंकि वो उसके हिसाब से फेवरेबल नहीं है। तो जो उसके हिसाब से फेवरेबल होगा उसी कंडीशन में प्लांट जो है अपना ब्रीडिंग करेगा। तो जिसको क्या कहते हैं हम लोग, फोटोपेरियोडिज्म कहते हैं, उसको फोटोपेरियोडिज्म कहते हैं। प्लांट जो है स्पेस पार्टिकुलर मौसम में अपने अंदर फ्लावरिंग करता है, उस प्रोसेस को हम लोग फोटोपेरियोडिज्म कहते हैं। और यही नहीं, कुछ एनिमल भी हैं जो एक सीजनल ब्रीडर होते हैं। जैसे मच्छर को देख लो, बरसात के दिन में रेप्लिकेट करता है, मच्छर जो है बरसात के दिन में रेप्लिकेट करता है। केचुआ बरसात के दिन में रेप्लिकेट करता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म भी जो है वो, हालांकि ये सब में नहीं होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म है जो सीजनल ब्रीडर होते हैं। तो वो क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में ही अपना स्टिमुलाई दे रहे हैं। अगला देखिए, सबको हटा दें तो ह्यूमन के अंदर में हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, हायर लेवल कॉन्शियसनेस होता है, जिसको सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि हमारे बॉडी के अंदर में वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम पाया जाता है। अब देखिए, हमारे अंदर भी वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम पाया जाता है, इसीलिए जो है हमारे अंदर हायर लेवल का कॉन्शियसनेस होता है, यानी उच्च लेवल का कॉन्शियसनेस होता है। और कम्युनिकेशन, जिससे कम्युनिकेटिंग स्किल होता है, यानी हमारे इतना, जिस तरह से हम लोग अपने भाषा को कम्युनिकेट करके बोलते हैं, हम लोग अपने भाषा को रेशनलाइज सिंपलाइज करके बोलते हैं, वैसा बोलने वाला अभी कोई भी धरती पर 17 लाख से 18 लाख स्पीशीज में से कोई नहीं है। हम जो है अपने भाषा को स्पेशलाइज तरीके से और एक सिस्टमेटिक वे में अपने भाषा को बोलते हैं। और धरती पे हम ही एक ऐसे प्रजाति बन पाए हैं जिसके पास अपनी खुद की भाषा है। ठीक है, चलिए इतनी बात। अब देखिए, इसमें इसीलिए तो कहा जाता है मेरे साथियों, हम जब जन्म लेते हैं, हम 2 साल के होते तब से बोलना सीख जाते हैं, 2 साल के होते हैं तभी से बोलना सीख जाते हैं। लेकिन क्या बोलना है, कहां बोलना है और कैसे बोलना है, यह सीखने के लिए साथियों हमारी जिंदगी कम पड़ जाती है। तो सोच समझ के बोलिए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूं शीतल होए। प्यारे, आप ऐसी बानी बोलिए, ऐसा वचन बोलिए कि सुनने वाले को भी अच्छा लगे, कहने वाले को भी अच्छा लगे, और आप भी शीतल हो, आपके कलेजे को भी शीतलता प्रदान हो कि हमने उसे कुछ दिया, और उसे भी शीतलता प्रदान हो कि उस व्यक्ति ने मुझे कुछ दिया जो कि प्रेम स्वरूप मैंने उसको लिया। तो हमारे अंदर ये कम्युनिकेशन स्किल जो है हमारे अंदर होता है। कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब कोई हमको मार रहा है उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड करना है, या कोई हमको 2 गाली दे रहा है उसको रिस्पॉन्ड करना है, ये सब क्वालिटी जो है वो हमारे अंदर होता है। लेकिन देखिए, बहुत लोग कहता है लड़कियों के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस कम होता है, लेकिन इसमें हम एगो बात ऐड करेंगे। हमार बहनियां हैं सब ना, हमारे बहनियां, जितना लड़कियां हमारे बहनियां हैं सब, इस सब के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस तो होता है, ठीक है। लेकिन देखिए, इस सेल्फ कॉन्शियसनेस इस सब का 2 तरीका का होता है। जब पॉजिटिव बात बोलिएगा तो इस सब का सेल्फ कॉन्शियसनेस मर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर निगेटिव बात बोलिएगा तो इस सब का सेल्फ कॉन्शियसनेस एकदम खरगोश की तरह कान खड़ा कर लेगा सब। आप इस सबको एगो गाली देके देखिए या बोल के देखिए कि तुम चुड़ैल हो, 10 साल के बाद अगर आप मिलिएगा ना तो कहेगी सब आपसे, भैया याद कीजिए वो दिन आप हमको चुड़ैल बोले थे। तो इस सब के अंदर कॉन्शियसनेस ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, हायर लेवल कॉन्शियसनेस होता है, लेकिन इस सब पॉजिटिव काम के लिए कॉन्शियसनेस नहीं होता है। लेकिन इस सबको कुछ गरिया दीजिए, कुछ बोल दीजिए, उसके लिए बाप रे बाप झगड़ा करने के लिए पहले ही रेडी हो जाती है।
ठीक है। तो हमारे अंदर और ये ऑर्गेनिज्म के मुकाबले हमारे अंदर जो है कॉन्शियसनेस बहुत काफी डेवलप्ड होता है। अच्छा, अगला बात करते हैं ब्रेन डेड और कोमा के बारे में। देखो, ऐसा भी लोग होते हैं एक्सीडेंट से या ऑर्गन फेलियर से या नर्व फेलियर से या किसी भी कारण से जो व्यक्ति कोमा में चले जाते हैं, यानी उनके पास सोचने समझने की क्षमता ही नहीं रहती है, वो सिर्फ और सिर्फ बेड पे पड़े रहते हैं, बस वो जिंदा, जिसको जिंदा लाश कहते हैं, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रहे हैं कि उनके पास भले ही सेल्फ कॉन्शियसनेस ना हो, यानी उनके पास भले ही हमारे तरफ सेल्फ कॉन्शियसनेस ना हो, हमारे तरफ बात नहीं कर सकते हैं, कुछ बता नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई करते हैं। तो हम ये नहीं कर सकते कि उनके अंदर से कॉन्शियसनेस खत्म हो गया है, हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर से सेल्फ कॉन्शियसनेस खत्म हो गया है, लेकिन कॉन्शियसनेस जिंदा रहता है। अगर आप उनके पुतली के ऊपर लाइट मारिएगा तो देखिएगा कि उनका पुतली सिकुड़ेगा और मतलब ब्लिंक करेगा पुतली उनका। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ वो जो है वो ब्रेन डेड आदमी है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं बचा है। ये रहा कंप्लीट हम लोग का कॉन्शियसनेस का टॉपिक। अब देखिए ये यहाँ तक हमारा ये टॉपिक एंड है। अगला टॉपिक में हम लोग अगला टॉपिक में हम लोग क्लासिफिकेशन, जिसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे, कौन कौन से साइंटिस्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को, टेक्सोनॉमी को लेके आए, कौन कौन से क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोग आगे देखते हुए चलेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार आप सबको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो से हेल्पफुल हो। चलिए इसी अच्छी बात के साथ आज के इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।